हेलो फ्रेंड्स। हम अपने आज के वीडियो में एससीईआरटी बुक में दिए गए शिक्षण अधिगम के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि संचार वह क्रिया है जिसके द्वारा दो या अधिक लोग विचारों, तथ्यों, भावनाओं एवं प्रभावों आदि का इस प्रकार विचार विनिमय करते हैं कि संचार प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश के अर्थ, उद्देश्य तथा उपयोग को भली भांति समझ लेता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन दिया था आपका पॉल लीगन्स ने। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। पॉल लीगन्स ने ही कहा था इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संप्रेषण कार का संप्रेषण होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, समयबद्ध होना चाहिए या उपयुक्त सभी। तो याद रखिए जो संप्रेषण कार होता है, ठीक है, उसमें जो संप्रेषण होता है वो स्पष्ट भी होना चाहिए, विश्वसनीय भी होना चाहिए ताकि लोग विश्वास कर सकें आप जो बोल रहे हैं उन्हें, समयबद्ध भी होना चाहिए, एक समय होना चाहिए उसके अंदर आपको बात खत्म करनी है, और उपरोक्त सभी, मतलब सारे ऑप्शन ठीक हैं। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संप्रेषण का वास्तविक अर्थ है सूचनाओं को भली भांति से प्रेषित करना, सूचनाओं पर भाषण देना, शिक्षक और छात्र के बीच वार्तालाप होना, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए संप्रेषण का अर्थ है कि आप अपनी बात दूसरे को बता रहे हैं, बोल रहे हैं, और दूसरा उस बात को अच्छे से समझ रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ संप्रेषण कहलाती है। तो आप कह सकते हैं ए ऑप्शन आपका इसका बिल्कुल ठीक है कि सूचनाओं को भली प्रकार से प्रेषित करना, कि अपनी बात को सही तरीके से दूसरे को बताना ताकि वो समझ सके चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सामूहिक संप्रेषण का गुण है। पहला है यह विधि सरल एवं सस्ती है। दूसरा कि छात्रों को व्यवहार को कुशल बनाती है। तीसरा है छात्रों में नेतृत्व कुशलता का विकास करती है, या उपरोक्त सभी। तो देखिए देखकर ही समझ में आ रहा है कि सामूहिक संप्रेषण ऐसा संप्रेषण होता है जिसमें हम पूरी क्लास के बच्चों को एक साथ मिलकर पढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे टीचर है वो क्या करता है कि उनकी बुद्धि के हिसाब से उन्हें बांट देता है, ठीक है, अलग अलग ग्रुप बना देता है और उन्हें एक साथ शिक्षा देता है, तो वो सांप्रेषिक संप्रेषण कहलाता है। तो इसमें क्या है, तुम एक साथ सबको पढ़ा रहे हो तो यह विधि सरल भी हो जाती है, सस्ती भी हो जाती है, और छात्रों के व्यवहार को कुशल भी बनाती है क्योंकि एक से ऐसे बुद्धि वाले बैठे हैं सारे। तीसरा है कि छात्रों में नेतृत्व कुशलता का भी विकास होता है। तो सारे ऑप्शन ठीक हैं इसमें, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संप्रेषण के प्रकार हैं 4, 2, 3 या 5। तो देखिए संप्रेषण को दो भागों में बांटा गया है। पहला शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण में आता है आपका लिखित और मौखिक, और अशाब्दिक संप्रेषण में आता है आपके वो बाणी, ठीक है, चक्षु, ये वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, जो आप इशारे वगैरह करते हैं वो आ जाते हैं अशाब्दिक संप्रेषण में। और दो भागों में अलग से बांटा गया है। वो बांटा गया है आपका व्यक्तिगत संप्रेषण और सामूहिक संप्रेषण। व्यक्तिगत में क्या करते हैं, आप एक बच्चे को अलग अलग करके पढ़ा रहे हैं, और सामूहिक में क्या करते हैं, एक साथ सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जैसे आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं किसी बच्चे को, एक बच्चे को, तो वो आएगा आपका व्यक्तिगत संप्रेषण में। जबकि कई बच्चों को एक साथ पढ़ा रहे हैं तो वो आएगा आपका सामूहिक संप्रेषण में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संप्रेषण प्रक्रिया के तरीके हैं प्रेरणास्पद, चिंतन, लेखन या उपरोक्त सभी। तो देखिए तीनों ही तरीके सही हैं और इनके माध्यम से संप्रेषण प्रक्रिया की जाती है। ठीक है, तो प्रेरणास्पद भी है, चिंतन भी है, लेखन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सक्रिय अध्यापन से तात्पर्य है शिक्षक तथा छात्र दोनों की सक्रियता, शिक्षक की सक्रियता, छात्र की सक्रियता, या उपरोक्त सभी। तो देखिए इसमें डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा आपका। चाहे तो आप ए ऑप्शन भी कर लीजिए कि दोनों ऑप्शन इसी में इंक्लूड हो रहे हैं। ठीक है, दोनों की सक्रियता जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा में एक शिक्षक की मुस्कान, कहे गए शाबाशी के शब्दों का क्या क्या प्रभाव होगा। छात्र हंसेंगे, छात्र खेलेंगे, छात्र प्रेरित होंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए जब भी जो टीचर होता है आपसे शाबाश बोलता है, ठीक है, आपको शाबाशी देता है, ठीक है, थोड़ा मुस्कुरा कर बोलता है, तो इससे क्या होता है, छात्र प्रेरित होते हैं। ठीक है, उस काम को और करना चाहते हैं जिनके लिए उन्हें शाबाशी मिली है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है। तो याद रखिए ये सिद्धांत के बारे में मैंने बाल विकास में काफ़ी आपको पढ़ाया है कि कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, यह व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, ठीक है, इस पर आधारित होता है। तो इसमें से जो चौथा ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता पे का सिद्धांत है ये कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से भिन्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। यह परिभाषा किसकी है? तो याद रखिए ये कहा था आपका हर्बर्ट स्पेंसर ने। ठीक है, चौथा ऑप्शन जो आपका बिल्कुल सही है। हर्बर्ट स्पेंसर ने ही कहा था कि छात्र को जब भी आप शिक्षा दे रहे हैं तो उसे ऐसी वस्तुओं से दें जो स्थूल हों, मतलब ऐसी वस्तुएं जो उसे दिख रही हों सामने, ठीक है, उन्हें वो छू सकता है, उन्हें वो देख सकता है, महसूस कर सकता है। ऐसी वस्तुओं से शिक्षा देनी चाहिए, ना कि परिभाषाओं से, नियमों से, ठीक है, ना शब्दों से।
तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। तो देखिए गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान के बारे में आपने पढ़ा था जब आप बाल विकास पढ़ रहे थे, मैंने आपको पढ़ाया था। आपको सुल्तान वाला प्रयोग भी याद होगा जो सूझ का सिद्धांत कहलाता था। मैंने बताया था कि जो जर्मन के जो मनोविज्ञान शास्त्री थे उन्हें हम लोग गेस्टॉल्टवादी कहते थे। ठीक है, गेस्टॉल्टवादी के नाम से उन्हें जाना जाता था और उन्होंने एक सूत्र दिया था, पूर्ण से अंश की ओर। ठीक है, तो यही सूत्र कहलाता है, गेस्टॉल्टवाद पे आधारित है ये। तो याद रखिए तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, पूर्ण से अंश की ओर जो सूत्र होता है वो गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। अब हम शिक्षक केंद्रित शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा में अंतर देख लेते हैं। देखिए जो शिक्षक केंद्रित शिक्षा होती है इसमें केंद्र में कौन होता है, शिक्षक होता है। शिक्षक को केंद्र में रखकर शिक्षक जो होता है वो शिक्षा देता है। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है कि बालक को केंद्र में रखा जाता है, तब शिक्षा दी जाती है। दूसरा क्या है कि शिक्षक का निर्देश और निर्णय सर्वोपरि है। शिक्षक केंद्रित शिक्षा में क्या आता है, जो टीचर निर्णय ले ले, जो निर्देश दे दे, वो सबसे ऊपर है। ठीक है, जबकि बाल केंद्रित में क्या होता है कि बालक की स्वतंत्रता और स्वायत्तता ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि बालक जो चाहता है वो करना है हमें। ठीक है, तीसरा है कि शिक्षक का मार्गदर्शन और निरीक्षण। जो शिक्षक केंद्रित शिक्षा होती है इसमें क्या करता है, शिक्षक क्या करता है, अपना मार्गदर्शन और निरीक्षण करता है बालकों का। जबकि बाल केंद्रित शिक्षा में क्या करता है कि वो सहयोग देता है बच्चों को, ताकि वो उन्हें और प्रोत्साहन मिले और वो चीज़ें खुद अपने मन से कर सकें। नेक्स्ट है कि निष्क्रिय भाव से अधिगम। मतलब जो शिक्षक केंद्रित शिक्षा होती है इसमें जो बालक सीखता है वो निष्क्रिय भाव से सीखता है, क्योंकि टीचर बोलता जा रहा है, वो सुनता जा रहा है, तो कोई अपने तरफ से कुछ कर ही नहीं रहा है, तो वो निष्क्रिय रहता है। जबकि बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है कि जो सीखने में विद्यार्थी होता है उसकी सक्रिय भागीदारी होती है, वो खुद चीज़ों को सीख रहा होता है। ठीक है, खुद करके सीखता है तो सक्रिय रहता है। फिर नेक्स्ट है कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा में चार दीवारी के अंदर अधिगम होता है। मतलब एक क्लासरूम के अंदर टीचर समझाता जा रहा है, बच्चा सुनता जा रहा है। ठीक है, तो चार दीवारी के अंदर ही अधिगम हो रहा है, सीखने का कार्य हो रहा है। जबकि बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है कि विस्तृत सामाजिक संदर्भों में सीखना, चार दीवारी के बाहर भी सीखना। मतलब वो चार दीवारी के अंदर भी सीख रहा है, बाहर भी सीख रहा है। ठीक है, बाहर जा रहा है, चीज़ों को खुद करके सीख रहा है चीज़ों को। ठीक है, मिट्टी से खोद रहा है तो पता चल रहा है कि ये मिट्टी अलग होती है, ये चीज़ अलग होती है, तो हर तरफ से सीखता है बच्चा बाल केंद्रित शिक्षा में। नेक्स्ट है शिक्षक केंद्रित शिक्षा में क्या है कि प्रदत्त के रूप में ज्ञान, शिक्षक से ज्ञान प्राप्त करना। मतलब इसमें क्या है कि टीचर से ही ज्ञान प्राप्त कर रहा है शिक्षक केंद्रित शिक्षा में। जबकि जो बाल केंद्रित शिक्षा है इसमें क्या है कि ज्ञान निर्मित होता है, मतलब स्वयं करके चीज़ों को सीखता है। वो खुद देख रहा है कि आग लगती है तो फिर हाथ जलता है, उसमें ये होता है। ठीक है, और भी कई चीज़ें सीख रहा है, प्रयोग करके सीख रहा है। लेकिन शिक्षक केंद्रित में क्या है, जो टीचर बोल देता है वही चीज़ें सीखता है। फिर शिक्षक केंद्रित शिक्षा का नेक्स्ट है कि अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। मतलब बच्चा इसमें अनुशासन में रहता है, अपने मन से खुलकर कुछ भी चीज़ नहीं कर सकता। जबकि जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है इसमें बहु अनुशासनात्मक शैक्षणिक बल का यूज़ किया जाता है। मतलब इतना कोई बच्चा अनुशासन में नहीं रहता है, लेकिन है कि चीज़ों को सीखता है अच्छे से। तो आपको शिक्षक केंद्रित शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा में अंतर समझ में आ गया होगा। अगर एग्जाम में आता है तो इसे आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं बढ़ा चढ़ा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित शिक्षण में प्रमुखता दी जाती है शिक्षक के अच्छे व्याख्यान की, बालक की आवश्यकता, रुचि एवं क्षमता की, लेखन कार्य की, या उपरोक्त सभी। तो देखिए बाल केंद्रित जो शिक्षा है इसमें सबसे ज़्यादा प्रमुखता दी जाती है कि जो बालक की आवश्यकता है, उसकी क्या रुचि है और उसकी क्या क्षमता है, इस चीज़ की प्रमुखता दी जाती है। तो दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक एवं मानसिक गतिविधि का संबंध है चिंतन से, वार्तालाप से, अक्षर कूद से, या कदम ताल से। तो याद रखिए जो चिंतन आपकी गतिविधि है ये मानसिक गतिविधि है, वार्तालाप भी मानसिक गतिविधि है। अगर हम कदम ताल की बात करें तो ये शारीरिक गतिविधि है। जबकि जो अक्षर कूद है ये आता है आपका शारीरिक और मानसिक दोनों गतिविधि में। ठीक है, तो अक्षर कूद इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिसेफ वित्त पोषित रुचिपूर्ण शिक्षा कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया 1984 में, 1974 में, 1994 में, या 1980 में। तो याद रखिए यूनिसेफ वित्त पोषित रुचिपूर्ण शिक्षा कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था 1994 में। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहभागी शिक्षण का आशय उस शिक्षण प्रक्रिया से है जिसमें शिक्षक एवं शिक्षार्थी की पूर्ण सहभागिता निश्चित होती है तथा सहभागिता द्वारा ही शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली एवं उद्देश्यपूर्ण बनती है। यह परिभाषा है। मतलब ये किसने कहा था कि सहभागी शिक्षण का आशय उस शिक्षण प्रक्रिया से है जिसमें शिक्षक एवं शिक्षार्थी की पूर्ण सहभागिता निश्चित होती है तथा सहभागिता द्वारा ही शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली एवं उद्देश्यपूर्ण बनती है। तो ये कहा था आपका प्रोफेसर श्री कृष्ण दुबे ने। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, प्रोफेसर श्री कृष्ण दुबे ने ये कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्रों की त्रुटियों का निराकरण किया जाता है
छात्रों की त्रुटियों का निराकरण किया जाता है बाल केंद्रित शिक्षण द्वारा, बहुस्तरीय शिक्षण द्वारा, उपचारात्मक शिक्षण द्वारा या दक्षता आधारित शिक्षण द्वारा। मतलब कौन सा शिक्षण हम करते हैं जिनके माध्यम से छात्रों की जो गलतियां होती हैं या जो कमियां हैं, जहाँ पर कमियां रह रही हैं और कौन कौन सी जगह वो गलती कर रहे हैं, इनका पता लगाया जाता है और ठीक है, उनका पता लगा कर उनका निराकरण किया जाता है। तो ये कहलाता है आपका उपचारात्मक शिक्षण। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। उपचारात्मक शिक्षण में हम क्या करते हैं, उनकी कमियों का पता लगाते हैं और उसे दूर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं रायबर्न, एलन, स्किनर या बोर्ग। तो ये क्वेश्चन का आंसर तो आपको याद होना चाहिए कि सूक्ष्म शिक्षण जो पद्धति थी इसके जन्मदाता थे आपके एलन। ठीक है, ख ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म शिक्षण तकनीकी या युक्ति है शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुदेशन या व्यवहार। तो याद रखिएगा, जो सूक्ष्म शिक्षण तकनीकी है यह शिक्षण की ही एक तकनीकी है। ठीक है, शिक्षण का ही भाग है सूक्ष्म शिक्षण। तो का ऑप्शन जो आपका है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसका आंसर होगा शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तावना कौशल की विशेषताएं हैं। यह पाठ के विकास में सहायक है, यह उपयुक्त, ये पूर्व ज्ञान से संबंधित होती है, यह पाठ की भूमिका होती है, या उपयुक्त सभी। तो देखिए, प्रस्तावना कौशल में आपने पढ़ा था कि प्रस्तावना कौशल में क्या होता है, पूर्व ज्ञान का पता लगाया जाता है कि बच्चों को पहले से उस पाठ के बारे में कितना पता है, कितना वो पहले से जानते हैं। ठीक है, और आगे की जो पाठ होता है जो पढ़ाने जा रहे हैं उसकी भूमिका तैयार करते हैं आप। तो क्या हो जाएगा, यह पाठ के विकास में सहायक है, तो बिल्कुल सही है। यह पूर्व ज्ञान से संबंधित होती है, यह भी बात बिल्कुल सही है। और यह पाठ की भूमिका होती है, यह भी सही है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक को प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए स्वयं द्वारा, दूसरों द्वारा, छात्र सहभागिता से, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए, प्रश्नों का निर्माण कैसे करना चाहिए, तो छात्रों की सहभागिता से। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर दबे समिति ने किन विषयों में अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण किया था। भाषा अध्ययन, गणित अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन या उपयुक्त सभी। तो याद रखिए, जो प्राथमिक स्तर था इसमें दबे समिति ने भाषा अध्ययन, गणित अध्ययन और पर्यावरण अध्ययन तीनों ही विषय में अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण किया था। ठीक है, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञानात्मक अधिगम अनुभवों का संबंध है जानना, समझना, विश्लेषण करना या उपयुक्त सभी। तो याद रखिए, जो ज्ञानात्मक अधिगम अनुभव हैं उनका संबंध जानने से भी होता है, समझने से भी होता है और विश्लेषण करने से भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपेक्षित अधिगम स्तर की संकल्पना राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई थी। कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी जिसमें इसकी संकल्पना की गई थी? तो 1992 में, 1977 में, 1984 में या 1986 में। तो याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वो आपकी 1986 में आई थी, तो इसका आंसर भी 1986 हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपेक्षित अधिगम स्तरों का निर्धारण किस समिति द्वारा किया गया? डॉक्टर R.H. दबे समिति, कोठारी समिति, संपूर्णानंद समिति या प्रोफेसर यशपाल समिति। तो याद रखिएगा, अपेक्षित अधिगम स्तर का जो निर्धारण किया गया था वो किया गया था डॉक्टर R.H. दबे समिति द्वारा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। और जो 1992 में आई थी संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसमें जो अपेक्षित अधिगम स्तर था इसे अनिवार्य अपेक्षित अधिगम स्तर बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शिक्षण अधिगम सामग्री का मुख्य अर्थ है कक्षा में विषय वस्तु का प्रदर्शन करना, शिक्षण अधिगम को गति प्रदान करना, शिक्षक का सहयोग करना या उपरोक्त सभी। तो बहुत सरल क्वेश्चन है, इसे तो आप खुद ही बता देंगे कि शिक्षण अधिगम सामग्री का मुख्य अर्थ क्या है। पहली बात तो ये क्या करता है कि कक्षा में जो विषय वस्तु होता है उसका प्रदर्शन कर सकते हैं हम। शिक्षण अधिगम को गति प्रदान करता है, ठीक है, पढ़ाने में थोड़ी तेजी गति लाता है और शिक्षक का सहयोग भी करता है। तो उपरोक्त सभी इसके आंसर हो जाएंगे क्योंकि सारे ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक में सहायक श्रव्य उपकरण है, मतलब कौन सा ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से हम सब सुन सकते हैं? श्यामपट्ट, मॉडल, रेडियो या फ्लैनल बोर्ड। तो याद रखिएगा, श्यामपट्ट है वो दृश्य सामग्री है आपकी, उसे आप देखते हैं ब्लैक बोर्ड को। मॉडल भी दृश्य सामग्री में आ जाएगा क्योंकि आप उसे देख रहे हैं। और जो फ्लैनल बोर्ड होता है इसे आप देखते होंगे कि जो CBSE बोर्ड की क्लासेस आपने देखी हो अगर, तो उसमें पीछे एक बोर्ड लगा होता है ग्रीन टाइप का। इसमें क्या होता है, कई कागज पेन द्वारा लगे होते हैं, जो भी नोटिस वगैरह आते हैं वो उसमें लगा दिए जाते हैं, तो वो भी दृश्य सामग्री का काम करता है। तो सिर्फ रेडियो यहाँ पर एक ऐसा उपकरण है जो श्रव्य सामग्री की तरह उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, रेडियो से आप सिर्फ सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। तो यही आंसर हो जाएगा इसका। तो आज की वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। जितने भी ऑब्जेक्टिव थे इस बुक में मैंने करा दिए हैं आपको। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो भी आपके पेपर्स वगैरह होंगे उसमें जो ऑब्जेक्टिव आए हैं उन्हें मैं कंप्लीट करा दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।